विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अनुसार SEZ में स्थापित होने वाली इकाइयों को शुरुआत के 5 वर्षों तक कर में 100% की छूट एवं इसके बाद अगले 5 वर्षों तक 50% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। SEZ विकसित करने वालों को भी 10 से 15 वर्ष की समय सीमा के लिए आयकर में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य SEZ को आधिकारिक रूप से सशक्त बनाना तथा उसे स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि SEZ से संबंधित प्रकरणों का निपटारा शीघ्र हो सके। इसके लिए इन क्षेत्रों में आयात निर्यात संबंधी विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को 3 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था से नियंत्रित किया जाता है। एक शीर्ष निकाय अनुमोदन बोर्ड की तरह कार्य करता है और यह अनुमोदन समिति के साथ क्षेत्रीय स्तर पर SEZ से संबंधित मामलों को देखता है। SEZ की इकाइयों के प्रदर्शन का समय समय पर विश्लेषण करने के लिए इनकी निगरानी भी की जाती है। SEZ के कई लाभ हैं। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। आयात निर्यात को बढ़ावा मिलने एवं विदेशी निवेश में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। SEZ विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी सहायक होता है। इस तरह यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। SEZ में हर प्रकार की सुविधा एवं छूट के कारण वस्तुओं की निर्माण लागत को कम किया जाता है। इस तरह औद्योगिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी SEZ अत्यंत लाभप्रद है। पिछले कुछ वर्षों से किसानों द्वारा SEZ का विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर जिले में टाटा द्वारा प्रस्तावित SEZ के निर्माण को किसानों के व्यापक विरोध के कारण रद्द करना इसका अच्छा उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है कि जब SEZ के कई फायदे हैं, तब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल औद्योगिक प्रगति के लिए कृषि भूमि के उपयोग से किसानों को लाभ कम एवं नुकसान अधिक है। कृषि भूमि के बदले में अच्छी कीमत से किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती। कृषि भूमि के अधिग्रहण के बाद उनके लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न होने का खतरा होता है। यही कारण है कि देश के लगभग हर क्षेत्र जहां SEZ का निर्माण प्रस्तावित है के किसानों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। SEZ के लिए भूमि के अधिग्रहण के बाद उस क्षेत्र के लोगों के लिए पुनर्वास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। देश में बढ़ती जनसंख्या के अनुकूल उपजाऊ जमीन की वैसे ही कमी महसूस की जाती रही है। देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 43% भूभाग कृषि योग्य है। यदि इसका एक बड़ा हिस्सा SEZ को समर्पित कर दिया जाए तो भारतीय कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन्हीं कारणों से किसानों द्वारा सेज
का विरोध किया जाता है विराम। SEZ का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना यद्यपि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक भी है, किंतु इसके लिए देश की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता विशेषकर किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए विराम। SEZ के लिए कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण को सही नहीं ठहराया जा सकता विराम। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24% भूभाग बंजर एवं उपजाऊ रहित है विराम। यदि सेज के लिए ऐसी जमीन का उपयोग किया जाए तो इसके दोहरे लाभ हो सकते हैं। एक कृषि योग्य भूमि भी बची रहेगी, दूसरी बंजर जमीन का भी उपयोग हो जाएगा विराम। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। यदि कृषि योग्य भूमि का उपयोग सेज के लिए किया गया तो इनके लिए अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है विराम। अधिक संख्या में SEZ की स्थापना देश की अर्थव्यवस्था में सुधार एवं औद्योगिक प्रगति के दृष्टिकोण से आवश्यक है, किंतु इसके लिए बंजर एवं अनुपयोगी जमीन का ही उपयोग किया जाना चाहिए विराम, तभी इसका उद्देश्य सार्थक होगा। असल में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद यूरोप के अन्य देश भी औद्योगिकरण की राह पर चल निकले विराम। एशिया में औद्योगिकरण की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी विराम। इसके फलस्वरूप उद्योग धंधों व्यापार आदि में आशातीत वृद्धि देखी गई विराम। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व औद्योगिकरण पर बल देता नजर आया। इससे जहां आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है वहीं विदेशी निवेश में भी वृद्धि होती है विराम। आयात निर्यात को बढ़ावा मिलने एवं विदेशी निवेश में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। औद्योगिकरण विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी सहायक होता है विराम। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हर प्रकार की सुविधा एवं छूट के कारण वस्तुओं की निर्माण लागत को कम किया जाता है विराम। इस तरह आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी औद्योगिकरण अत्यंत लाभप्रद है विराम। भारतीय औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन बताते हैं कि इंग्लैंड की आरंभिक समृद्धि में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही आरंभिक समृद्धि आगे चलकर भारत के औद्योगिकरण का आधार बनी विराम। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय व्यापारियों की जकड़ ढीली थी। ब्रिटेन के युद्ध में उलझे होने, जहाजरानी की सुविधाओं की कमी तथा विरोधी देशों के साथ व्यापार बंद हो जाने के कारण भुगतान संतुलन या आयात निर्यात के व्यापार का संतुलन तथा उसका मूल आधार प्रभावित हुए। ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में आई अस्थायी कमी ने देसी उद्योग को प्रेरित किया, जिसने भारतीय बाजार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कदम उठाए। इससे देसी उद्योग को बेहद बल मिला विराम। युद्ध की समाप्ति तक सूती कपड़ों का भारत में गिनतीवार आयात घटकर मामूली सा रह गया विराम। इसी बीच थल सेना तथा जल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
इंजीनियरी से संबद्ध कंपनियां उभर आई। लोहे और इस्पात, कागज तथा सीमेंट में भी भारत ने अपनी आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति शुरू कर दी। स्टॉप।